हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का प्रिपरेशन फॉर जेई मेंस 2022 के लिए एनटीए अभ्यास का मॉक सीरीज़ मॉक टेस्ट 2 ऑन केमिस्ट्री, आज उसका मॉक पेपर एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। पहले सवाल से हम लोगों को ये पूछा जा रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन अंडरलाइन किया हुआ एटम का बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे कि रिएक्शन क्या हो रहा है ऑर्गेनिक में, वो हम लोगों को याद रहना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है और उसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इधर ये कार्बन क्योंकि ये सैचुरेटेड है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन एल्केन वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये बेंजीन का है कार्बन तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। पहले वाले में अगर हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और मीथेन बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है, और पूछा जा रहा है हम लोगों को इस वाले कार्बन के बारे में। तो यहाँ पे मीथेन का कार्बन भी तो sp3 ही है, तो चेंज नहीं हो रहा, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरे वाले में इथेनॉल का डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो इथेनॉल का डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ से हम लोग पानी निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक OH यहाँ से, तो हम लोगों को मिल गया इथिलीन। अब अल्कीन के कार्बन्स हमेशा sp2 हुआ करते हैं, तो यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंज हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो बनता दिख रहा है। तीसरे में बोल रहे हैं कि क्लोरीनेट करना है। अब किसी भी एल्केन को अगर किसी भी एल्केन को हम लोग क्लोरीनेट कर लेते हैं या फिर हैलोजिनेशन कर लेते हैं, मोनो हैलोजिनेशन हो, डाई हो, ट्राई हो, कुछ भी हो, तो मान के चलते हैं ये मोनो हैलोजिनेशन भी है, तब भी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। नाइट्रेशन करना है बेंजीन का, तो कार्बन तो हमेशा sp2 ही रहेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता। तो हम लोगों का ऑप्शन बन गया ऑप्शन बी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे कुछ क्लासिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल हम लोगों को दिख रहे हैं बनते हुए, और ग्रुप 15 के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है। पहले सवाल में पूछा जा रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को अगर सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट कर लें तो क्या आएगा। तो ये सब कुछ हम लोगों को इनऑर्गेनिक के प्रिपरेशन और रिएक्शंस के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। तो अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये नाइट्रोजन प्रिपरेशन लेबोरेटरी मेथड का एक प्रोसेस है। तो ये हो ना हो ए गैस या फिर ए स्पीशीज़ नाइट्रोजन तो है। अमोनियम डाइक्रोमेट को आप हीट करोगे, क्रोमिक ऑक्साइड तो निकलेगा ही। ये वॉल्केनिक इरप्शन टेस्ट भी आ जाता है हम लोगों के प्रैक्टिकल्स में। तो और एक प्रोडक्ट तो नाइट्रोजन ही है, ये वाला। उसके बाद कॉपर के साथ नाइट्रिक एसिड का ट्रीटमेंट है। अब बच्चों ये चीज़ हम अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉपर के साथ, मैग्नीशियम के साथ, जिंक के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, आयरन के साथ, कोई भी मेटल के साथ, या फिर नॉन मेटल आयोडीन के साथ, सल्फर के साथ, फास्फोरस के साथ, कार्बन के साथ नाइट्रिक एसिड किन किन कंडीशंस में क्या क्या प्रोडक्ट बना रहा है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज़रूर उस पर ध्यान दीजिए। हालांकि एनसीईआरटी पे इसका कुछ खास जिक्र तो नहीं है, इसके लिए आप लोग जेडी ली का रेफ़र कर सकते हैं, जेडी ली का रेफ़र कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कॉपर नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट कंडीशन में ट्रीट करते हैं या फिर कंसेंट्रेटेड कंडीशन में भी ट्रीट करते हैं, क्यूप्रिक नाइट्रेट और पानी तो आना ही है, बस बदल जाता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड का नेचर। अगर ये डाइल्यूट कंडीशन में ट्रीटेड है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ट्रीटेड है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। अब आप पूछोगे सर आपको
कैसे पता चला? पता नहीं बेटा, यहाँ पे ये एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को ये याद रहना चाहिए, अदरवाइज तो आप सवाल के जवाब नहीं बना पाओगे। तो हम लोगों का क्या आंसर आ गया? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर हम लोगों का ऑप्शन ए बन गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल पे पूछा जा रहा है कि फेरस आयन चेंजेस टू एक्स आयन ऑन रिएक्टिंग विथ एसिडिफाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छी बात है। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एक्स एंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट आर रिस्पेक्टिवली। अब ये ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर हम मान लेते हैं हम लोगों को ये पता नहीं है कि क्या रिएक्शन एग्जैक्टली बन रहा है, तो इतना तो पता है कि आयरन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 होता है। हाँ, फेरेट बनता है, लेकिन फेरेट पे जो +6 या फिर +8 का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को दिखता है वो अनस्टेबल होता है, तो वो तो कंसिडर हम लोग कर नहीं सकते। तो हो ना हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसका दो ही प्रॉपर्टी है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। लेकिन फेरस आयन किसी दूसरे आयन में चेंज हुआ है, मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड ही हुआ होगा। तो रिएक्शन कुछ ऐसा बन सकता है, हम लोग गेस कर सकते हैं कि एसिडिक मीडियम में ट्रीटेड है तो ये फेरिक आयन बना होगा, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद जब रिड्यूस्ड हो रहा है तो वो तो पानी बनाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पानी में -2 होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में -1, तो रिड्यूस हुआ होगा। तो Fe2 से ये Fe3+ बना है, जो कि Fe3+ ही हमारा X है। इसमें अब अगर हम लोग ध्यान दें, पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो आयरन का हम लोग अगर देख लेते हैं तो ये तो 4s2 3d6 होता है। आयरन 2+ का ध्यान दें, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये 3d6 हो गया। आयरन 3+ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये तो 3d5 हो गया, मतलब d पे तो 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। एक ट्रिक में मैं बता देता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट ये लोग निकालने के लिए बोल रहे हैं, उसके फॉर्मूले तो हम लोगों को अच्छे से याद हैं कि √n × n+2 होता है। तो n का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल में 5, तो 5 × 5 + 2, उसका स्क्वायर रूट निकालना है हम लोगों को, मतलब 35 का स्क्वायर रूट निकालना होगा। अब देखिए, ये पहली बात तो निकालने में कोई दिक्कत है नहीं, हम लोगों को निकाल तो हम लोग सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इतना मेहनत करने का भी ज़रूरत नहीं है। ट्रिक ये है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने आएंगे उसका नंबर, पॉइंट से पहले जो नंबर होगा वही होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर। मतलब ये अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 वर्सेस 4.9 है, तो वो 5 पॉइंट समथिंग ही होगा। तो आपको कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर पता है कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, स्ट्रेट अवे ऑप्शन मार दीजिए, वही होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक क्लासिक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, जहाँ पे बोला जा रहा है कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ फ्यूल सेल 300 केल्विन टेम्परेचर पे, जिसका रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को दे दिया गया है। उसके ΔH और ΔG का वैल्यू भी बता दिया गया है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फॉर वाटर ये वैल्यूज़ दिए हैं, तो फिर ΔS ये अबव प्रोसेस का कितना होगा। अब हम लोगों को एक चीज़ याद होना चाहिए कि हम लोगों का गिव्स फ्री एनर्जी के साथ एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज का क्या रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे हम लोगों का ΔG = ΔH - T ΔS होता है। तो ΔS का रिलेशन तो निकल के आ जाएगा ΔH - ΔG/T। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि देख लीजिए, हम लोगों को ΔH, ΔG और T ये H2O के लिए बताया गया है, और
डेटा भी दिया गया है, देख लीजिए कि पर मोल मतलब एक एक मोल करके वाटर के लिए डेटास दिए गए हैं। लेकिन अगर आप लोग ध्यान देंगे आंसर के यूनिट्स की तरफ, तो ये एक हिंट बताता है कि एंट्रोपी ये लोग मोलर्स में नहीं मांग रहे, मतलब टोटल मोल्स का ये लोग एंट्रोपी मांग रहे हैं, एक मोल का नहीं। पता कैसे चलेगा कि टोटल मोल कितना है? हम लोग ध्यान देंगे हमारे गिवन रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री पर। अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री, जो रिएक्शन बन रहा है उसके हिसाब से 2 मोल वाटर बन रहे हैं। मतलब वाटर अगर हम लोग टोटल निकालना चाहेंगे एंट्रोपी का चेंज, पहले तो डेल्टा H और डेल्टा G का पर मोल वाला वैल्यू निकाल लेते हैं, तो निकल जाएगा डेल्टा S पर मोल ऑफ वाटर। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हम लोगों का आराम से निकल जाएगा टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना है। तो यहाँ पे डेल्टा H का वैल्यू कितना बोल दिया गया? -241.6। अब हम लोगों को ये वैल्यू किलो जूल में दिया गया है, ये भी हम लोगों को याद रहना चाहिए। ऊपर से हम लोगों को डेल्टा G का वैल्यू भी नेगेटिव में ही दिया है, -228.4, और टेम्परेचर हम लोगों को बताया गया है 300 केल्विन। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेशन कर लेते हैं तो एक मोल के हिसाब से हम लोगों का डेल्टा एस का वैल्यू निकल के आ जाता है -44 जूल पर केल्विन पर मोल। अब गलती मत कीजिए कि यहाँ पे पर मोल ना लिख के, क्योंकि ये वाला डेल्टा एस पर मोल के हिसाब से है। तो टोटल कितना होगा? 2 मोल्स यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री में बताया गया है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 के साथ 2, कितना आ गया? 88 जूल पर केल्विन। तो टोटल चेंज हो गया 88, मतलब ऑप्शन हम लोगों का बन गया ऑप्शन बी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़ा स्क्रीन मैं छोटा कर लेता हूं। अब ये एक केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक log T हाफ, मतलब हाफ लाइफ के साथ log A, जो कि A रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल कंसेंट्रेशन को, वो 27 डिग्री सेल्सियस पे दिया गया है, ऑलरेडी गिवन है। और ये पूछा जा रहा है ये प्रोबेबली किस ऑर्डर के रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोगों ने ये इसके बारे में पहले भी जिक्र किए हुए हैं कि कोई भी रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके इनिशियल कंसेंट्रेशन के रेज टू द पावर n-1 के। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी बन नहीं सकता, ये हमारा कॉमन सेंस भी बताता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T हाफ इनिशियल कंसेंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड करता ही नहीं, और यहाँ पे इनिशियल कंसेंट्रेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसी के साथ साथ T हाफ भी चेंज हो रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं है, इतना तो कंफर्म है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका? तो मान के चलते हैं कि T हाफ को किसी कांस्टेंट का हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मान ले इसे K, और ये मान लेते हैं A टू द पावर 1 - n। अब हम लोगों को क्या चाहिए? log T हाफ दिया हुआ है और log A का ग्राफ उसके साथ प्लॉट किया गया है, तो होना हो हम लोग बोथ साइड पे एक लॉगरिदम ले सकते हैं। तो log ऑफ T हाफ लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग ले रहे हैं, राइट हैंड साइड पे भी ले सकते हैं। तो log का मल्टीप्लिकेशन मतलब तो log का प्लस होता है, तो ये 1 - n log A प्लस log K बन गया। तो अब क्या है, ये हम लोगों का y इक्वल्स mx प्लस c के साथ रिजेंबल करता हुआ दिख रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप, जहां पे स्लोप क्या है? स्लोप हम लोगों का है 1 - n, और यहाँ पे ग्रेडियंट एंगल हम लोगों को बोल दिया गया है 45 डिग्री, मतलब ये tan 45 डिग्री है, जिसका वैल्यू है 1।
तो अगर 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू हम लोगों को दिख रहा है 1, तो n का वैल्यू कितना होएगा 0। तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया, फर्स्ट, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी क्या पूछा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस में पीएच का रेंज फिनोप्थेलिन का 8 से 10 के बीच होता है। अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता था तो इसका रेंज प्रोबेबली क्या बन जाता। अब ये एक बहुत ही सोचने वाला सवाल है कि हम लोगों को काफ़ी टाइम ऐसा लगता है, अक्सर हम लोगों को ऐसा लगता है कि न्यूट्रल पीएच तो हमेशा 7 है न्यूट्रल पीएच का वैल्यू। लेकिन हमेशा याद रखिएगा न्यूट्रल पीएच 7 तब है जब ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है। अब आप लोग सोचोगे क्यों? क्योंकि वाटर का डिसोसिएशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वाटर जब H+ और OH- में डिसोशिएट करता है तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और लर्शितेलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका डिसोसिएशन और बढ़ेगा, और बढ़ने का मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का वैल्यू भी बढ़ेगा। अब अगर Kw बढ़ रहा है तो pKw का वैल्यू तो घटेगा, मतलब pH और pOH का वैल्यू भी घटेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है pH + pOH। अच्छा, तो इसका मतलब pH 7 के नीचे आ रहा है तब भी ये नॉर्मल मतलब न्यूट्रल हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। बाकायदा ये हम लोगों को याद रहना चाहिए कि टेम्परेचर हम लोगों का 100 डिग्री पे फिक्स्ड है या फिर 25 से तो ऊपर ही है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि pH 7 के नीचे भी न्यूट्रल है। अब उसी के एनालॉजी पे ये क्वेश्चन भी बेस्ड है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ध्यान देने वाली बात है, टेम्परेचर हम लोगों का इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जरूर ये हम लोगों को याद होना चाहिए कि pH का रेंज कितना होगा, कम होगा। pH का रेंज ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, C पे जो पहला वाला है तो वो तो है ही नहीं, वो तो बेकार वाला ऑप्शन है, वो तो बनेगा ही नहीं। C में जो ऑप्शन है वो 7 से 11 के बीच आ रहा है। पहले ही तो ये 8 से 10 के बीच में था, तो 8 से 10 के बीच में था, इससे तो कम ही होना है, तो वो तो 7 से 11 या फिर 8 से 11 हो नहीं सकता। तो ये दो ऑप्शन भी हम लोगों का डिस्कार्ड हो गया। pH का रेंज फिर क्या बनने वाला है, 7 से 9 हो सकते हैं, 8 से 10 था, घट के 7 से 9 हो सकते हैं। तो यही हम लोगों का पॉसिबल आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला फंडा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है एक सॉलिड स्टेट का क्लासिक सवाल, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। अब यहां पे NaCl क्रिस्टल का जिक्र किया गया है, सही है। तो एक चीज हम लोगों को याद होना है कि इन लोगों को नंबर ऑफ यूनिट सेल से मतलब है। तो एक शॉर्टकट हम लोग निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स वो इक्वल्स हो जाएगा W डिवाइडेड M, मतलब जो गिवन मास है डिवाइडेड बाय उसका जो मोलर मास बनेगा, मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर जो आएगा, डिवाइडेड जो Z होगा। Z मतलब जो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल बनेगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल जो बनेगा, उसके लिए हम लोग ये एक शॉर्टकट ट्रिक याद रख सकते हैं जो जल्दी से जल्दी हम लोगों का सवाल बना देगा। तो यहाँ पे W हम लोगों को साफ साफ दे गया है 1, और सोडियम क्लोराइड है तो इसका एटॉमिक मोलर मास तो हम लोगों को पता है, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, तो ये तो बन गया 58.5। एवोगाड्रो नंबर तो हम सभी को पता है 6.02 मान लेते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻23,
और ये NaCl है, मतलब FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है इसका। तो FCC में हम लोगों को इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब रैंकिंग हम लोगों का मिलता है 4। तो इसको कैलकुलेशन हम लोगों को निकालना पड़ेगा, तो ये हम लोगों को आएगा 2.57 टाइम्स 10 टू द पावर 21, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हम लोगों को मिलेंगी फॉर्मूलाज करने के लिए, हमेशा इसके ऊपर जोर दीजिए। सिलेबस ख़त्म करने के तुरंत बाद हर एक चैप्टर का आप लोगों को सिनॉप्सिस जल्दी से जल्दी पता कर लेना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग रिवीजन भी कीजिए, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक अगर हम लोगों को मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं याद रहेंगे तो एग्ज़ाम के हॉल पे हम लोगों का टाइम ज़्यादा खराब होगा। टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है असर्शन रीजनिंग के ऊपर पे, जहाँ पे असर्शन पे बोला जा रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp2 इन ऑल इट्स क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। सुनने में ही कैसा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि ऑल इज क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स तो है ही 3, डायमंड, ग्राफाइट और फुलरिन। अब फुलरिन के बारे में अगर हम लोगों को उतना ध्यान में आ भी नहीं रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ग्राफाइट का sp2 तो फिर भी चलो मान लेते हैं, लेकिन डायमंड में तो कार्बन का हम लोगों को पता ही है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होता है, टेट्राहेड्रल में तो sp2 बन ही नहीं सकता। तो हो ना हो ये असर्शन तो गलत ही है, पर कि हम लोगों को याद हमारे दिमाग पे क्लिक कर जाना चाहिए। और रीज़न पे क्या बोल रहे हैं, देयर आर ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड इन ईच एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये फिर से गलत है, क्योंकि डबल बॉन्ड बेंजीन की तरह तो ये है नहीं ग्राफाइट कि उसमें डबल बॉन्ड बनेंगे। हम लोगों को पता होता है कि यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दिखता तो है, और हर एक लेयर अपने अगले लेयर के साथ वीक वैंडरवल्स फोर्स से इंटरेक्ट करता है, इसीलिए ग्राफाइट लुब्रिकेंट भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करता है। तो रीज़न भी तो भाई गलत ही होगा, तो इसका मतलब असर्शन भी गलत है, रीजनिंग भी गलत है। तो ऐसा वाला ऑप्शन हम लोगों को कहाँ पे दिख रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। शानदार सवाल है, कार्बोनिल्स से पूछा गया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में। एनसीईआरटी की माने तो यहाँ पे इसके ऊपर एनसीईआरटी पे भी फोकस दिया गया है, और देखते हैं सवाल क्या पूछा जा रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड बाई NaOH। तो ये कौन सा होगा जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बन रहा है, सवाल तो ये है। अब इथाइल क्लोराइड पे अगर हम लोग ध्यान दें, CH3 CH2Cl है। हाँ, ये तो सही बात है कि हाइड्रोलिसिस है मतलब एक्वस है, और एक्वस NaOH के साथ इथाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा तो वो तो इथेनॉल बनाएगा। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट तो है, बट ये सब्स्टिट्यूशन है, कोई एडिशन नहीं, तो ये बन नहीं सकता। प्यूरिफिकेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड बाय सोडियम बाइसल्फाइड। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एसिटाल्डिहाइड या फिर कोई भी एल्डिहाइड हम लोग मान लें तो उसके साथ सोडियम बाइसल्फाइड मतलब SO3H- जो कि न्यूक्लियोफाइल है, वो अगर यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये CH3OH और यहाँ पे OSO2Na, फाइनली ये वाला एडक्ट बनाता है, सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट बनेगा। अब ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अनसैचुरेटेड कार्बनिल कार्बन पर अटैक करता दिख रहा है और उस पर ऐड भी हो रहा है, तो ये एक हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कैटेगरी में आता है, तो ये हम लोग का ऑप्शन बनेगा। एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल अगर देख लें, एनिसोल क्या होता है, ये एक ईथर है, मिथाइल फिनाइल ईथर। अब इसका एल्काइलेशन आपको करना है, मतलब ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई अल्काइल ग्रुप आपको ऐड करना है,
तो वो तो अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये भी बन नहीं सकता। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिक एसिड तो हम लोगों ने पहले सवाल में भी देखा था, उसमें से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आ रहा है, कोई ऐड तो हो नहीं रहा, वो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी बन नहीं सकता। मिल गया हम लोगों का आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। शानदार सवाल है, पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। सवाल कुछ ऐसा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Cu2 प्लस Cu का दिया गया है, मतलब E0 Cu2 प्लस Cu। हम लोग डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते चलेंगे ताकि हम लोगों को आसानी हो जाए। और पूछा जा रहा है कि अगर ये pH 14 पे होगा तो इसी के लिए हम लोगों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या बनेगा। अच्छी बात है। और ये भी बोला जा रहा है कि क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का KSP वैल्यू इतना है, मतलब ये लोग इतना तो हम लोगों को हिंट दे रहे हैं कि भाई मीडियम हाईली अल्कलाइन है, 14 pH है, मतलब अल्कलाइन है मीडियम, और सारे के सारे Cu2 प्लस धनाधन सब कुछ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के फॉर्म पे एग्जिस्ट कर रहे हैं मीडियम पर। तो उसका कुछ ना कुछ तो डिसोसिएशन हो रहा है और हल्का फुल्का क्यूप्रिक आयन मीडियम पे निकल रहा है। जितना आ रहा है उसी के साथ वो कॉपर और क्यूप्रिक आयन का एक कपल बनाएगा और उसमें से कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी क्रिएट करेगा। उसका हम लोगों को हाफ सेल रिएक्शन देखना है और उसी के अकॉर्डिंग नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके हम लोगों को उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल pH 14 पर निकालना भी है। सवाल कुछ खास डिफिकल्ट तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा टेढ़ा है। अब pH 14 है, NCERT के रेफरेंस में ऐसे बहुत सारे सवाल आपको NCERT इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के अंदर भी मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे शानदार सवाल वहाँ पे भी दिए गए हैं। मतलब अगर हम लोग देख लें OH माइनस का कंसेंट्रेशन pH 14 है, मतलब POH 1 है, 0 है सॉरी, तो 0 होगा क्योंकि pH प्लस POH तो 14 होता है, तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन 1 मोलर होगा। अब अगर ये तय है तो इतना भी हम लोगों को पता होता है कि CuOH होल ट्वाइस ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, मतलब कंपाउंड दिख रहा है हम लोगों को बेस के फॉर्म पे, तो ये एक 2OH माइनस के हिसाब से डिसोशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर KSP का कॉन्सेप्ट लगा दें तो ये क्यूप्रिक आयन का कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन स्क्वायर बनेगा। और फिर हम लोगों को ये KSP का वैल्यू दिया भी गया है 10⁻⁻19। क्यूप्रिक आयन का कंसेंट्रेशन हम लोगों को निकाल लेना है, जहाँ की OH माइनस के आयन का कंसेंट्रेशन 1 तो हम लोगों को मिल ही गया है, तो वो निकल के हम लोगों को आ गया 10⁻⁻19 मोलर क्यूप्रिक आयन का कंसेंट्रेशन। आधा काम तो हम लोगों का यहीं पे हो गया। कैसे? कि क्योंकि हाफ सेल यही होगा, हाफ सेल क्यूप्रिक आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर बनाएगा, तो नर्न्स्ट इक्वेशन इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो E इक्वल्स E0 माइनस 0.059। मान लेते हैं कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पर ही एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि pH 14 है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो 2 है, लॉग ऑफ कॉपर तो सॉलिड स्टेट में है, उसका तो एक्टिविटी 1 पकड़ लेंगे हम लोग, 1 डिवाइडेड क्यूप्रिक आयन का कंसेंट्रेशन जो कि हम लोगों को मिल गया है 10⁻⁻19। अब E0 का वैल्यू बोल दिया गया था पहले ही 0.34 माइनस 0.059/2 और log ऑफ 1/10⁻⁻19। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, -19 सामने आएगा तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मिल जाएगा वैल्यू -0.22 वोल्ट। आंसर हम लोगों को मिल गया ऑप्शन ए। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आया होगा।